अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी बात हुई गुज़िश्ता रोज़ कुछ हालात के हवाले से, बारिश के बाद की सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पे जो सूरत हाल हमने आपको दिखाई अपने प्रोग्राम के अंदर भी, ख़बरों के अंदर दिखा रहे हैं जो शहर की सूरत हाल है, इसी हवाले से पैगामात भी मौसूल हो रहे थे और वो पैगामात कम, शिकायत ज़्यादा थी। कल भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया आपके सामने कि यहाँ पर अब ऐसे लोगों को बुलाना जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जो डिलीवर कर सकते थे, उनसे इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानना कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी थी, क्यों पूरी ना हुई, ये अब बड़े बेमानी सा हो गया। बहरहाल शहर की सूरत हाल आपके सामने। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के चंद एक इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा और कुछ कुछ जगहों पर जो बारिश नहीं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो आम शाराएँ हैं वो पानी से भरी हुई थी। निकासी आपका एक बहुत बड़ा मसला है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, बल्कि अब तो एक दिहाई से ज़्यादा हो चुका है जब यहाँ पर ये मसला होता है कि जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है, मानसून आता है और उसके साथ ही फिर सड़कों का हाल आपके सामने है। बहरहाल जी, इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। पानी की किल्लत, पंपिंग स्टेशन बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो नहीं छोड़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर पानी की कमी की जो है वो शिकायत मौसूल होती रही, उसमें भी छोटे बड़े तमाम इलाके शामिल रहे। बहरहाल जी, अथॉरिटीज़ की क्या ज़िम्मेदारी है, किसने क्या करना है, इसके ऊपर तो हमारे पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है और इसके अलावा जैसे आपके पैगामात मौसूल हुए, इसके ऊपर आज भी कोशिश ये रहेगी कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और मुख्तलिफ़ मामलात हैं जिसको आज ज़ेर बहस लाएंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो शहर की इस वक्त सूरत हाल है ये किस तरफ लेकर जा रही है और आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ईद कुर्बा नज़दीक है, उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। क्योंकि बारिश से पहले जब ये बताया जा रहा था कि मानसून का जो स्पेल आने वाला है और उसके बाद तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं शहर कराची की, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल है सड़कों के हवाले से, नालों के हवाले से, और अगर इक़दाम नहीं किए गए तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त आपके सामने, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन अब ईद कुर्बा के हवाले से बात हो रही है कि आने वाले वक्त में गंदगी और आलाइशों का एक मसला होगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, वो तमाम मामला हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे मेहमान अब्दुल बासित मुंडिया साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं वॉइस ऑफ कराची के, लिखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। आज बासित साहब से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी ज़िम्मेदारी और इन तमाम मामला को कैसे हैंडल किया जाएगा। बासित, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बासित, ये तो बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, कई प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए जा चुके हैं कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, किसने पूरा करना था, क्यों नहीं किया गया, क्या उसमें रुकावटें हायल हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, कराची जैसे शहर जिसके आप मसाइल को ख़ुद जानते भी हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं, मसाइल को उजागर भी करते हैं, किसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम मसाइल को ऑन भी करे और इनको हल करने के लिए कोशिशें भी करें? क्या है? देखें, सबसे पहले तो ये इमीडिएट ज़िम्मेदारी बनती है हमारे हुक्मरानों की, जो एक मैंडेट के साथ आते हैं और हुकूमत में ये लोग इतना टाइम रहते हैं। अभी बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, जी। तो पिछले 13 साल से मेरे ख्याल से ये कराची में है। अब 13 साल से ये एक जमात है जो सिंध प्रोविंस, मतलब इनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन हम बात करेंगे सीवरेज और जो हमारा आज का टॉपिक है, तो उसमें हमारे साथ एक बदकिस्मती ये रही है कि सिंध प्रोविंस में कभी भी एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिला। ठीक है। अब जैसे आज की मैं बात करता हूँ इस हालात की कि हमारा जो ड्रेनेज का और जो सारे मसाइल हैं, इसमें केएमसी भी इन्वॉल्व होती है। आपका नाले साफ़ करने का केएमसी का भी इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये 3 दिन पहले की बारिश आई थी, इसमें मेयर कराची आपको इतना रोड पर नज़र नहीं आए, मगर उनके डीएमसी के चेयरमैन और उनके पार्टी के सीनियर मेंबरान रोडों पर आए, जिनका बनता नहीं है। केएमसी का जब मेयर बैठा है तो वो क्यों है? लेकिन अचानक से मैंने देखा कि 2 दिन पहले एक मीटिंग होती है नासिर शाह साहब के घर पे, जिसमें मेयर अपने सारे चेयरमैन को लेके बैठे। कल की बारिश में वो रोडों पे थे। रात को अचानक से मैंने देखा कि वो उनका भी एक पैगाम आ गया कि भाई ये तो नाअहली है या सिंध गवर्नमेंट की एक गलती है। तो कहने का ये कि अगर एक ही डिपार्टमेंट या एक ही जिम्मेदारी अगर 2 लोगों के बीच में, चाहे वो पार्टीज हो या मैं और आप भी हों, ठीक है, तो वो एक झगड़ा चल रहा होता है, इल्ज़ामात की बातें चल रही होती है। अब वक्त आ गया है कि हमें सोचना चाहिए, ये एक इदारा बनाना चाहिए बनिस्बत कि हम इसको 2 पार्टियों में डिवाइड कर दें। जब एक इदारा बन जाएगा, फोकस भी रहेगा, इल्ज़ामात भी दूर होंगे। क्योंकि आज जो हमने कल हाल देखा है, कल पूरे शहर में बारिश नहीं हुई, तो 25% कराची में बारिश हुई, बिल्कुल ऐसे ही। और जिन इलाकों में हुई है वहाँ जो हाल था, मतलब वो
इट्स नॉट इवन टॉलरेबल। जो हमने वीडियोस देखी, और मैं तो एक देखें, मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादा ताल्लुक हमारी लॉ इन्फोर्स से रहा है जी, क्योंकि मैंने उनके साथ ज़्यादा काम किया कि अगर आप देखें कि पब्लिक के पर्सन बहुत कम होते हैं जो उनके साथ काम कर। मैं हमेशा से कहता हूँ लोगों को कि यार आप जिनको गालियाँ देते हो ना, वही लोग हैं जो अपनी जान की बाजियाँ लगाते हैं। ऐसा ही आप ये देखें कि हमारी सड़कों का पानी आपकी कल आर्मी और रेंजर्स रोड पे आई जी। सिंध पुलिस के आप देख लें, कोरोना हो, कोई भी कुदरत की आफत हो, बारिश हो, बिल्कुल ठीक, ट्रैफिक पुलिस वाले उनके पेट तक पानी आ रहा है लेकिन वो गाड़ियों की मूवमेंट चलवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही उनका काम नहीं है, मतलब दुनिया हस्ती होगी। अच्छा, बस एक चीज़ का तस्करा करें। आपने कहा यहाँ पर एक अथॉरिटी बना देनी चाहिए। यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास एक मेयर भी मौजूद है, उसके पैरेलल आपके पास डीसीज भी मौजूद हैं, आपके पास बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है, आपके पास सिंध हुकूमत भी मौजूद है जिसके पास कुल इख्तियारात हैं, तमाम इदारे अपनी जगह मौजूद हैं। अगर कोई एक भी डिलीवर करे तो यकीनन मामला हल हो सकता है। ये तो एक डेडलॉक सा बना हुआ है। आपके ख्याल में क्या इसको असर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है कि सारे इदारों को ख़त्म किया जाए, सारे सिलसिलों को ख़त्म किया जाए, कोई एक अथॉरिटी हो, एक शख्स हो जिसके पास तमाम इख्तियारात हों, वो मिलाकर ये तमाम मामला को हैंडल करे? क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि देखें, एक इदारा बनाना चाहिए जिसमें आप 2-3 पार्टियों को लें, ठीक है, जिनका मैंडेट है। पीटीआई की 13 से 14 सीटें कराची में, उनका भी इनपुट ज़रूरी है। अगर मैं एमपी या एमएनए हूँ, मैं इस इलाके से हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो डीएमसी का मैंडेट हो या सिंध गवर्नमेंट का हो, मैं अगर इलेक्टेड पर्सन हूँ मेरे इलाके की, तो मेरे ख्याल में ये 2-3 पार्टियों को मिला के, उनके नुमाइंदे या इनके इलेक्टेड लोगों को मिला के एक इदारा बनाया जाए। ठीक है। अभी आपने नेशनल डिजास्टर डिपार्टमेंट की बात की, उसके एक हमारा सारा इदारा है। क्या मैंने और आपने, मुझे नहीं लगता मैंने कभी सुना हो कि उस डिपार्टमेंट ने कोई अपना इनपुट किया हो या कोई उन्होंने किरदार अदा किया। टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं मोबाइल के ऊपर, बस वो मैसेज की हद तक ही, मतलब उसके अलावा तो मैंने कभी उनका कोई इनपुट नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया इसके सोल्यूशन की तरफ। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है हमारा नाला, गुजर नाला और गार्डन हेडक्वार्टर के बराबर में 2 नाले का बहुत ज़्यादा हमने सुना है जो इस बारिश में। मैंने खुद कभी इस बार, मतलब मैं हज़ारों दफ़ा वहाँ से निकले, आई हैव नेवर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कोई इस तरह के नाले हैं। अब आप मुझे बताइए नाला साफ़ करने में कितनी बड़ी मतलब कुर्बानी देनी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने 2 दिन पहले देखा, हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, नाले को साफ़ करवाया उन्होंने। गुजर नाले का हाल देख लें, वो पूरा पानी बाहर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये शहर आपका इतना रेवेन्यू देता है, आपको टैक्स, अब जब सियासत की बात आती है, पॉइंट स्कोरिंग पे आती है, तो हमारी जो हुक्मरान जमात है वो कहती है भाई ये तो जाती हो रही है, हम आपको टैक्स जमा करके देते हैं, और जब काम की बात आती है तो आप जीरो पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिलीवर करने की बात जब आती है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तो उसमें नतीजा सिफर ही रहता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और देखने वाले यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उसकी होती है जो हुक्मरान जमात होती है। और लोग ये सवाल करते हैं, बस एक सवाल ये कॉमन अब उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग बात कर रहे हैं कि अगर बिजली के लिए जनरेटर्स लगाने पड़ें, ख़ुद तमाम रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ें, इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए अगर गार्ड रखना पड़े, इसके अलावा पानी के लिए अगर बोरिंग और किसी सोर्स से पानी अगर हासिल किया जाए, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर ये एक आम आदमी को मैसर नहीं होंगी तो फिर वो क्यों टैक्स मांगते हैं? सड़कों के ऊपर आप देखें जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा, सड़क मौजूद नहीं है, फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह नहीं है, ओवरहेड ब्रिजेस आपके पास नहीं है, जो ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं उनकी हालत आपके सामने है, तो ये टैक्सेस फिर क्यों तलब किए जाते हैं? लोग तो फिर ये हक बजाने में पूछने में कि अगर हमें कोई चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे तो हम टैक्स अदा नहीं करेंगे आगे से। मेरे ख्याल से हमें ऐसे बहुत से टैक्सेस हैं जो हमसे बगैर मांगे लिए जाते हैं। जी ठीक है, तो वो एक गुंडा टैक्स चल रहा है आज तक। हमारे यहाँ जो दुनिया में होता है ना कि टैक्स आवाम देती है तो उनको पे बैक होता है, सही है। तो पाकिस्तान में तो ये निज़ाम ही नहीं है, और इसमें काफ़ी हमारे लोगों की भी गलती है। आप देखें ना, जैसे ये जमात पीटीआई की अभी आई है, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि कोई एक इलेक्टेबल बंदा जो है इस मुल्क का, वो दावे से कहता है कि मैं टैक्स वसूल करूँगा। देखिए उन्होंने कैंपेन से नारा तो लगाया ना, आज से पहले किस में इतनी ताकत थी? क्या कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा है मतलब जिसने एक स्टैंड लिया ना कि मैं तुम लोगों के जेबों से टैक्स निकालूंगा। उसने अपने अपोजिशन को भी बोला लेकिन आवाम को भी पैगाम दिया, लोगों में खौफ आया ना एक। तो हमारे यहाँ भी ये हमारे अपने देखें, हर चीज़ में सिर्फ हुक्मरान की गलती नहीं है, इसमें आवाम की भी है। ठीक है, अगर आप बारिश का देखें, नालों का सबसे बड़ा मसला है कचरा। कचरा मैं और आप ही फेंकते हैं, ऐसा ही है।
हमारे घर वाले ही फेंकते हैं। मतलब अब आप देखें, अगर आजकल जो बकरीद का सीज़न आया हुआ है, जो गाय बकरों के टेंट लगते हैं, मैं आपको कहता हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप भी देखते हो, रोडों पे टेंट लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इतनी तमीज़ है लोगों में कि वो टेंट लगाते हैं, रोड तोड़ते हैं, उसी के कीले खोदते हैं। बिल्कुल ऐसा। जब गाय बकरे कट जाते हैं, वही कुर्बानी की अलाइशें रोड पे फेंकी जाती है। ऐसा ही। देखिए, काम गवर्नमेंट का है उठाना, सफाई करना, लेकिन मेरी और आपकी भी एक वो बनती है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। गुलशन चले जाएं, आप कराची के किसी इलाके चले जाएं, जब बिल्डिंग्स हैं, आपकी गाड़ी, गली में एक गाड़ी निकलती है, यहाँ भी टेंट होगा, यहाँ भी टेंट होगा। ऐसा ही है। मतलब रोड को ख़राब करने वाले अवाम है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये भादराबाद जहाँ से अभी हम आए हैं, आपने देखा होगा कि ये गली गली के अंदर टेंट लगे हुए हैं। ये हर साल इसी तरह रोड ख़राब की जाती है, गंदगी यहाँ पे की जाती है, और उसके बाद फिर यही शिकायतें यहाँ पर भेज रहे होते हैं कि जी इसकी सफाई के लिए आप कुछ करें। तो ये लोगों में शऊर ना होने की वजह से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब मैं परसों की एक वाक़या बताता हूँ कि मैं महमूदाबाद में था, हम लोग ये बारिश के पानी के सिलसिले में गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हुआ था और गटर के ढकने भी गायब थे। तो एक दो मैंने फेसबुक पे देखा है कि एक दो लोगों का ऐसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ भी हुई और बाकायदा गटर से लोगों को निकाला गया है। ठीक है, तो अब वो जब वीडियो मैंने देखी तो उस गटर के साथ घर बने हुए हैं, तो यार क्या एक आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि यार उस पर मैं सिर्फ एक लकड़ी का पीस रख दूँ या ढक्कन डाल दूँ, कल मेरा बच्चा भी घर से निकल के मर सकता है। ऐसा ही। शिकायत करने का तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आप कंप्लेन करें या कुछ करें। आपके पास तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि आप कंप्लेन करें तो आपको पता है कि कोई आके आपको दे। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ठीक है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी जिसको। दूसरा, मैं आपके प्रोग्राम में एक और चीज़ भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर ऐसा शायद कोई मुल्क होगा जहाँ गटर की चोकिंग के लिए एक इंसान की जान अंदर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। आज तक हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। मशीनरीज क्या हैं, अगर आप हिसाब लगाएं तो हर इलाके में एक गाड़ी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सीवेज डिपार्टमेंट के पास, मतलब इंसानों को अंदर डाला जाता है। मैं आपके कोई बच्चे को भी खड़ा कर तो उससे भी नहीं देखा जाता। बिल्कुल तो ऐसा हम बहुत बैकवर्ड हैं, और मैं कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एटलीस्ट हुक्मरान को ये सोचना चाहिए। एक और बात कि आपने शायद नोट की हो, मैं आपके चैनल से ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि पिछले 5-10 सालों में जब बारिशें होती थी या ज़्यादा, बारिश का पानी 2-3 दिन तक ठहर जाता था। बिल्कुल ठीक है। आपने भी नोट किया होगा, आवाम ने भी, चाहे वो रोड हो या कोई मोहल्ला हो। इस बारिश में मैंने एक चीज़ नोट की है कि कुछ घंटों में पानी गायब हुआ है। मतलब कहने का ये है कि सिंध के मिनिस्टर, मैं देखें मेरे उनके बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, कोई पर्सनली ज़ात पे नहीं। मैं जब भी कराची के मसाइल उनके पास ले जाता हूँ तो उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। और मैंने देखा है उनको कि यार इस इंसान ने इस बारिश में वाकई करके दिखाया है कि भाई मैं जिस जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ, लोग कहते हैं वो काम नहीं करती, मगर इस इंसान ने प्रूफ किया कि अगर आप में विल है तो काम कर सकते हैं। और बाकायदा 1.5-2 घंटे के टाइम में पूरी शाहराएं खाली थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे अपडेट चली। बस ये बात ठीक है, चलें आपकी बात से इत्तेफाक कर लेते हैं कि चलें 1.5-2 घंटे के अंदर पानी निकल गया, लेकिन जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सूरत हाल क्या है? हमें बाय एंड लार्ज देखना है कि क्या सूरत हाल रही है। ये बहुत अरसे से लोग शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि कराची शहर के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से। दुनिया के 90 ऐसे ममालिक हैं जिनसे ज़्यादा आबादी शहर कराची की हो चुकी है, और ये एक बड़ा ख़तरनाक पहलू है। इसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ना कोई सड़क के ऊपर हमें उस तरह की प्लानिंग नज़र आती है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं कि जनाब हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, और यकीनन उनकी भी कहीं ना कहीं कोशिश है जिसकी वजह से ये पानी जो है वो थ्रू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये हर दफ़ा बारिश में ये जो नुकसानात हो रहे हैं, फिर इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, जिसमें इंसानी जानों का भी ज़िया हो रहा है। इसके अंदर फिर लोग अपनी अमलाक से भी हाथ धो बैठते हैं, इसके अंदर हादसात भी हो रहे हैं, इसके अंदर और बहुत कुछ हो रहा है। इस सिलसिला कैसे रुकेगा, ये समझाएं। देखें, एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि अगर आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से कराची के केस चल रहा है, इसको कुछ कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में, जो कराची के नक्शा चेंज करने के लिए, जी मास्टर प्लान के ऊपर, राइट। तो आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब ने 2-3 ऐसी जगहें हैं जो नाले पे बनी थी, पेट्रोल पंप हैं, और बिल्डिंग पे बहुत सख्ती से लिया, और एक शाराए कायदीन पे कोई 30 साल पुराना पंप होगा जिनको उन्होंने डिस्ट्रॉय डेमोलिश किया। तो ये एक तरीका होता है एक मसले का जड़ पे करना। हमारे नाले इंक्रोच्ड हैं,
आज भी हमारे कितने ऐसे नाले हैं जहाँ पर ब्लॉकेज का एक प्रॉब्लम इसलिए आया हुआ है कि वहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। तो अगर आपने जड़ पे जाना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अब तक मैंने चीफ जस्टिस के अलावा किसी भी बंदे को आज तक इस चीज़ पे नहीं देखा। लेकिन कैसे होगा बस देखिए, जो अथॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, केडी है, एसपीसी है, उसके अलावा दीगर इदारे हैं, केएमसीज़ के अंदर शामिल है और बहुत सारे इदारे यहाँ पर हैं, जब ये सब मौजूद हैं और शहर कराची में इंक्रोचमेंट हो रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद करें? देखिए, फिर से मैं आपको एक बात कहूँ, आप मुझसे लिख लें आज कि जब तक ये केएमसी और ये सिंध हुकूमत ये एक जमात पे नहीं आएगा, ठीक है, एक पेज पर नहीं आएंगे, तब तक ये मसला। अब मेयर साहब की मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं न्यूट्रल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं मेरे पास, जब से वो मेयर बने हमने एक स्टेटमेंट सुना है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास फंड नहीं, फिर भी वो सीट पे बैठे। मतलब आपको जबरदस्ती नहीं बिठाया। जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं भी उनसे कभी ये सवाल कर सकता हूँ कि यार आपको तो मैंने हमेशा सुना है, आप कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं, फिर आप सीट पे क्यों बैठे? आप एक दफ़ा छोड़ दें ना, आप इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दें ताकि इनको एहसास होगा इस चीज़ का। यही चीज़ मैं कहता हूँ इलेक्टेड एमपीए एमएनएस को, ठीक है, उनके घर कोई नहीं आया था कि आप इलेक्शन लड़ें, वो खुद खुशी खुशी आके सीट पे बैठे, आज वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो जब तक ये जो डिवाइड एंड रूल वाला जो है ना कि मतलब मेरी जमात दूसरी जमात, ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, अब कोरोना की मिसाल है, आपने जमात इस्लामी का हम नाम नहीं लेते आज, बिल्कुल, क्या काम किया उन्होंने, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने जिस तरह राशन बांटे हैं, मैं कहता हूँ बहुत कम जमात है, मतलब बहुत कम पॉलिटिकल पार्टी होगी कराची में जिनका इतना मैंडेट नहीं है, फिर भी उन्होंने काम किया। डिसइंफेक्शन के हवाले से बड़ा काम किया, मसाजिद के अंदर। का धरना देखें, सबसे तमीज़ से उन्होंने धरना निकाला, सबसे बड़ा धरना इनका, बिल्कुल ठीक है। पीटीआई ने धरना निकाला, मैं सही कहता हूँ, लेकिन हुक्मरान में क्या हुआ, एक हमारे गवर्नर साहब आए, उनके फेडरल मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया कि अब से कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, अगले घंटे लोड शेडिंग होगी। मेरे ख्याल से जिस वक्त मैंने 200 ने कहा उस वक्त स्पीच हो रही थी, घर में लाइट नहीं थी। तो कहने का ये कि देखो, जब जिम्मेदारी लेते हैं तो एहसास भी होता है, तो जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो ये टांगे खींचते रहेंगी और आवाम की इसमें मतलब नुकसान हमारा है, आवाम का, बिल्कुल ठीक है। तो वी हैव टू यूनिटी में तो है ना कि बरकत है, ठीक है, और यहाँ पर ये कि यूनिटी प्लस एक पार्टी, ताकि ये ब्लेम गेम जो है ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ कि शायद ठीक है, तो आपके ख्याल में इन लोगों की अब जिम्मेदारी है कि किसी भी एक पार्टी को मुंतखब करके वो ऐवान तक पहुँचाएँ, बिल्कुल, और फिर जाकर मसाइल कराची के हल होंगे। लेकिन ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कराची की सियासत के हवाले से जैसे बात हो रही है, हमने कुछ डायनामिक्स की बात की, तो जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिल्कुल, कि टॉप टियर में पार्टी आती है वो अलग है, जो सिंध को रूल कर रही है वो अलग है, थर्ड टियर में अलग हो गई, फिर इसके अंदर और मुख्तलिफ जमातें आ गई, बहरहाल। लेकिन अब ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होगा जो अब इलेक्शन होगा कि लोगों को ये सोचना होगा कि किसी ऐसी पार्टी को मुंतखब करें जिसके ऊपर जिम्मेदारी फिर डाली भी जा सके और जो इसको ठीक भी कर सके और जिसके पास विल भी हो, कॉम्पिटेंसी भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, अच्छा, मेयर कराची की आपने बात की, उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि जनाब ये सब कुछ होने के बावजूद जब आपके पास इख्तियारात नहीं है तो क्यों आप बरा जमाने अपनी सीट के ऊपर आप अपनी सीट छोड़ क्यों नहीं देते, तो जवाब उनका ये था कि जनाब अगर ये सीट छोड़ दी जाएगी तो ये मसले का शायद हल नहीं हो, इसी सीट के ऊपर बैठे हुए मामलात को हल करना है और लड़ना है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले किया ये काम कि इख्तियारात दिलवाने के लिए मेयर को सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और वो केस हमारा अभी तक पेंडिंग में है। जब उसकी बारी आ जाएगी या उसकी अगर बारी आ जाती है, अगर उस मसले को हल कर लिया जाता तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इन सारे मामलात में, क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के हक़ में शायद नहीं रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर फिर ये इंतखाबात हुआ और उसके बाद जो मामला रहा आपके सामने। लेकिन ये बहरहाल बात बिल्कुल दुरुस्त है, सवाल ये बिल्कुल ठीक है कि शहर कराची में लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, जैसे बासित ने कहा कि अभी कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का हो या बल्दियाती नुमाइंदा हो, कोई भी, वो खुद पार्टी की तरफ से अपने खड़ा हुआ, लोगों ने उसको वोट दिया भी, उसकी ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को ओन करे और यही ओनरशिप का मसला है। बहरहाल, बस साहब से गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अब्दुल बासित साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनसे गुफ्तगू हो रही थी मसाइल के हवाले से। बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठाए गए जो हर शख्स पूछ रहा है इस वक्त, ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहा है। बस अब ये फरमाइएगा, ये बिजली का ऐसा क्या मसला है जो हल होकर नहीं दे रहा, और आपने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है, विफाक के अंदर जो हुकूमत बैठी हुई है उसके मातहत सारे इदारे होते हैं,
लेकिन एक बड़ा अजीब मंजर यहाँ पे लोगों ने देखा कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे थे, जो तब्दीली सरकार थी उसके, वो एहतजाज कर रहे थे। ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है, इसके दफ्तर के बाहर वो एहतजाज कर रहे थे। तो ये एहतजाज किसके ख़िलाफ़ हो रहा था? इन तमाम चीज़ों का क्या मकसद है? और वाकई क्या ये मसला इतना पेचीदा है जिसको हल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है? आप क्या समझते हैं? देखें, अगर जहाँ तक हम के इलेक्ट्रिक की बात करें, मैंने अब तक जो समझा और मैंने जो उसके अंदर तहकीकात की है कि जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की गई है इस कंपनी की, वही गलत थी। बिल्कुल ठीक है। आपने एक अपनी, जैसे मेरा एक मेन चीज़ है, मैं उठा के आपके हाथ में दे दूँ तो मतलब फिर तो मैं आपके पीछे घूमता रहूँगा। बिल्कुल ऐसा ही। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि के इलेक्ट्रिक ने उस दिन, एक सिंध का सूबे का गवर्नर आता है और फेडरल का मिनिस्टर आता है, मतलब उसकी अगर ना मान रखी गई तो उस कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सिंध की रूलिंग जमात है, मैं नहीं समझता इनका कोई स्टेटमेंट आया होगा। उन्होंने सीधा एक, शायद कुछ लोग उनके मेंबर्स ने ये कहा कि फेडरल की इसमें आता है, हमारे में तो आता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जान छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक है। लेकिन के इलेक्ट्रिक को पिछले 10-15 साल में, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, आई हैव नेवर हर्ड कि किसी जमात ने, किसी हुक्मरान ने उनको पूछा तो। बिल्कुल ठीक है। कहाँ एक्सटेंशन, आबादी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, आपने तो कोई अपग्रेडेशन नहीं देखा, एक्सपेंशन की तरफ गए ही नहीं, ना कोई प्रोडक्शन के ऊपर बिल काम हुआ। आपके घर में भी आता है, ठीक है, हर आवाम के, हर बंदे के, हर मतलब आप मिडिल क्लास, हाई क्लास, हर शख्स पे करा। बिल्कुल। कभी किसी ने ये पूछा कि बिल का हिसाब किया है? कोरोना के अंदर 3 महीने, ठीक है, जिस तरह बिल आए, कोई पूछने वाला है? बिल्कुल ऐसा। मतलब आपके घर में भी डबल आया होगा, एक आम आदमी के घर पे भी डबल आया, सबके ऐसे। लेकिन किसने सवाल किया इनको? बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि ये, इस पे किसी न किसी को कभी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरान जमात भी हैं, जो लोग हमारे जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनके घर भी बिल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एक ज्यादती हो रही है। और अब इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, आई डोंट नो कि आप अवेयर हैं जी जी, कि जब से ये मसला हुआ है, ये जो लोगों ने आवाज़ उठाई है, अब इन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई। यस यस यस, बिल्कुल। इनका अपना एक पेज है, अब उस पर ये चीज़ें लगाते से, कल के पूरे दिन मैंने देखा इन्होंने वीडियो लगाई कि फला जगह पानी भर गया, हमारे जो फीडर्स हैं वो ड्रॉप हो गए। ठीक है, तो बस इसके ऊपर अभी गुफ्तगू मजीद करते हैं, कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अशरफ साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? हमने जमहूरियत को 8 साल 12 साल होने वाले हैं, तकरीबन हो रहे हैं। हर चीज़ पे बात सुनते हैं, उसका हल आज तक मीडिया पे भी हाईलाइट हर जगह से होता है, मगर हल नहीं निकला आज तक। हाँ। देखिए एक चीज़ बताओ यासर भाई, बैंक के लिए बहुत अच्छा है ना, पीटीआई आती थी तो कहती थी यार इनकी हम कुछ नहीं कर दिए, वो फला ढिमका, जब वो खुद उसमें थी। आज एक बार पीटीआई के 14 महीने इतने सारे सदर इनका, गवर्नर इनका वजह, तब भी वो कुछ नहीं कहते। तो अब ये बताए, उस वक्त एम बुरी थे, आज ये बुरे हैं। ये फैसला चलिए, उनके पास शराब नहीं थे, वो एमपी है, मैंने थे उनके, आज उनके वजीर भी हैं, इनके पास सदर भी है, गवर्नर भी है, वजीर आजम, फिर भी ये कराची के लिए कुछ नहीं करते। बोलते हम 18वीं तरमीम की वजह से बहुत मजबूर हैं, नहीं कर सकते हम कुछ। तो पता है फिर कराची वाले जाए किसके पास? जो हाल औरंगी टाउन सरजानी वगैरह का हुआ है ना, यकीन करिए, मैं बोलता हूँ ये लोग आके रहे तो उनको पता चले इनके साथ होता क्या है। सही कहा। घरों के लोगों के फर्नीचर जिस तरह जाए हुए हैं ना, सब घरों के। असल में मसला पता क्या बात वो नहीं, इनके दिलों में असल मीडिया ने इतना दिखा दिखा के ना इनको बेहिस कर दिया, यूज्ड टू हो गए, बोलते यार एक दिन चलेगा, असर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है ये चीज यासिर भाई। ऐसा ही। यहाँ का पोर्शन हाल कराची का बोलते नहीं, सोने की चिड़िया खाने के लिए तो सब आते हैं, हर इदारा यहाँ लूटने खसलूटने में बैठा हुआ है, चाहे वो वाटर बोर्ड माफिया हो, पानी माफिया हो, दूध माफिया हो, हर माफिया कराची को नोचने के लिए तो है, हर इदारा, मगर कराची का हल किसी के पास नहीं है। सब यकीन कर यासिर भाई, इतना दिल दुख गया मीडिया के अंदर देख देख, असल लोग अब यूज्ड टू हो गए ना, बिल्कुल ऐसा ही। कोई नहीं है, आप एक दिन दिखाएंगे, 2 दिन वो दिखाएंगे। देखिए कि इलेक्ट्रिक में कितनी बातें चल रही है, एक बार आपके घर में सिर्फ 2 पंखे भी होंगे ना और लाइट चलेगी, तब भी कम से कम 300 से ऊपर यूनिट चल जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो गरीब आदमी घर में 2 पंखा तो होगा ना, लाइट तो हो ही नहीं सकता ना। तो वो 300 क्रॉस हो गया, समझ लीजिए गरीब आदमी को 500 बिल आ गया, तो बताया गरीब आदमी कैसे क्या करेगा? 300 तो असल में इन्होंने रखा है, और अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, बिल्कुल 300 से ऊपर जाता है, जुल्म किया हुआ इन्होंने। ऐसा ही अशरफ, फिर बोलते हैं हम मुखलिस, इमरान खान कभी कराची के लिए मुखलिस नहीं हुए। ठीक अशरफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। बस वही सारे सवालात देखें, लोगों की राय भी यही है, वो यही जानना भी चाहते हैं, वो शिकायत भी यही कर रहे हैं। और ये जो माजी में जिस तरह की बातें हुआ करते थे, बहरहाल किसी मवाजना तो यहाँ पे नहीं करते, लेकिन जो माजी में ही कहा जाता था कि जी एक फ़ला जमात जो है वो ज़िम्मेदार है, वो बहुत कुछ कर सकती थी। तो सवाल ये है कि जब प्रेसिडेंट आपके जमात से हो, प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात से हो, गवर्नर आपको कराची से मिल जाए, ये तमाम जब आपके पास पोजीशंस हों, आप होल्ड करते हों,
उसके बावजूद अगर आप डिलीवर करने में नाकाम हैं तो फिर इससे क्या समझा जाए? देखिए वो एक मिसाल मैंने आपको जब शुरू में दी कि जिस तरह सीवरेज बोर्ड का इदारा है KMC है, तो दो पार्टीज के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह आप देखें कि हमारी फेडरल में जो गवर्नमेंट है और जो सूबे में पंजाब सिंध में वो अलग है, तो ये ब्लेम गेम चल ही रहा है। लेकिन बासित, अच्छा चलें, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ कि सूबे में जमात और है, वफाक में जमात और है, पंजाब के अंदर तो वही जमात है जो वफाक के अंदर है, वहाँ कौन सी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है? सर मसला तो हल नहीं हुआ इससे। देखें पंजाब को इस वक्त हम इस सिंध के इस मैटर पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों में वो सूबा था जिसने तरक्की ही की। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ की पार्टी को मैंने जो काम करते हुए देखा है, मैं कहता हूँ दे आर एक्सीलेंट। देखो चोरी वोरी जो लोगों पे मैंने नहीं देखा, जो हम सुनते हैं टीवी पे वो अलग बात है। अगर आप मुल्क की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नई चीज़ों की बात करें, दे आर द बेस्ट पीपल। आप सिंध की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, सिंध से उनका ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आपको सिंध के उन्होंने 2-3 जो मोटरवे बना के दिए हैं, इफ्तिताह PTI की हुकूमत में हो, आप जाके देखें, कोई सोच नहीं सकता था कि ये रोड बनेंगे। कराची हैदराबाद का इसलिए आप जाके रोड देख लें, तो वही सूबे में इन्होंने फेडरल में रहते हुए सिंध के लिए काम किया। आपकी बात सही है कि ममनू हुसैन साहब कराची के थे, प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो आरिफ अलवी तो मैं समझता हूँ 2 साल में कभी नहीं है। मैंने खुद जाती काम किया उनके साथ, जब वो MNA थे, मेरे इलाके से ही थे, वो हमारे साथ रोडों पे आते थे, हर जगह हमारे साथ खड़े होते थे। लेकिन मैं इनसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जब वो सदर बन गए थे तो हमने सबने सोचा था कि चलो यार डिफरेंट डिफेंस का तो भला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आई डोंट थिंक कभी उन्होंने एक ट्वीट भी किया हो या कोई मैसेज भी किया हो कि यार डिफेंस में इस वक्त ये हालात हैं। और मैं एक और चीज़ भी हाईलाइट करूंगा कि देखें DHA से आप सब आप भी रहते हैं, एक ही इशू है पानी का। बाकी इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई सुथराई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं कोरोना में इनको क्या हो गया कि उन्होंने नाले खोल के रख दिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आपके प्रोग्राम से मैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई खुदाया आप रोडों का हाल देखें, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़, तो वो कहते हैं हुक्मरान हमारे यहाँ सो गए हैं, इस वक्त हमारी आवाम पे एक बोझ डाल के अजाब डाल दिया और हम आदी हो रहे हैं, आदी हो गए। ये भी एक बड़ा मसला है कि आदी हो रहे हैं चीज़ों से। ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि तमाम चीज़ों के आदी हो चुके हैं, तमाम चीज़ों को सहने की आदत हो गई है और आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल का हमें सामना है। तो बहरहाल जी, अब क्या किया जाए? अब बिजली की कंपनी के हवाले से बात करें, गैस की कंपनी के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से बस सब कल पानी का एक मसला शहर कराची में आपको पता है पहले ही कोई गैर मामूली सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है। और बारिश जब होती है तो फिर लाइट का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वो पानी नहीं, क्योंकि पंपिंग स्टेशन से छोड़ा गया, तो उस वजह से बहुत सारे इलाके पानी से भी महरूम है। अब ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करें जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है? और एक और बड़ा मसला ये, बस अब ये भी सुनिएगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के पैगामात मौसूल हुए कि जो घर में आइसोलेट हैं, जो बाहर नहीं निकलना चाहते, अब वो क्या करें कि गर्मी भी है और पानी भी नहीं है, क्या 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 किया जा सकता है? देखिए पिछले 3 महीने से एक कोरोना का इशू चल रहा था, तो हमने बहुत सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी कोशिश की कि गवर्नमेंट से इतना कहें कि यार के इलेक्ट्रिक को खुदाया जो लोग आइसोलेशन में घर में बैठे कोरोना के पेशेंट्स को कैसे रहेंगे गर्मी में, लेकिन हमें ज़ीरो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिला। बस एक चीज़ क्या हमें इन्होंने अप्रिशिएट करते हैं कि हमने जब ये आवाज़ उठाई तो हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा कि खुदाया यार 12-12 घंटे जनरेटर चलते हैं। बिल्कुल सही। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर पे 4 बजे दोपहर को लाइट गई, 7 बजे पंप बंद हो गया, 10 बजे तक पेट्रोल होगा मेरे पास। बिल्कुल सही। अब 7 बजे तक जब पंप बंद हो जाएंगे पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? इन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी और पंप को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 24 घंटे खोल दिया। ठीक है। तो कहने के लिए कि ये चीज़ इनके हाथ में थी, के इलेक्ट्रिक किसी के हाथ में नहीं है। या तो इनको फौज डंडा कर सकती है या कोई कोर्ट, इसके अलावा कोई लोग, मतलब हमने देख लिया अदालत का फैसला आ चुका है, वो भी इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है। बस ये समझ नहीं आता ना कि कभी कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, मतलब ये भी इंसान ही है, मैं कहता हूँ, और हर किसी का एक दिन आता है। मसले का हल क्या है? क्या है, जैसे हम स्टेट्स में देखते हैं, जैसे हम यूरोप में देखते हैं, हर जगह इंडिपेंडेंट जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं, बेपना आपके पास चॉइसेस होती हैं। फिर सिस्टम भी प्रीपेड होता है कि आप जितनी बिजली खरीदेंगे उतनी ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तो ऐसा भी कोई सिलसिला नहीं है। यही अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो सका कि हम जितने पैसे दें उतनी बिजली इस्तेमाल करें। यहाँ पर तो होता ही है कि वो अपनी मर्ज़ी से इदारा जो है वो बिल भेज रहा है, चाहे आपने 100 यूनिट, जैसे अभी कॉलर फरमा रहे थे कि जनाब 300 यूनिट से कम तो आ ही नहीं सकता 2 पंखे चलाओ, और ये बात सही है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? कम से कम यही चेंज करवा दें। देखिए जब तक ये इदारे को मतलब एक
इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, इस पे एक नज़र नहीं रहती, तब तक कुछ भी मैं नहीं एक्सपेक्ट। अकाउंटेबिलिटी हुई, जो रेगुलेटर है उसने अभी रिपोर्ट बना के दी है कि जनाब इन्होंने ना अपने जो जनरेटर्स हैं वो चलाए, ना इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया, ना इन्होंने अपने लीकेजेस के ऊपर काम किया, किसी भी एरिया में काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस हाल पे पहुंचे हैं। तो काम तो कुछ भी नहीं कर रहा। एक मिसाल है, वो अक्सर कुंडे पे रो रहे होते हैं, ठीक है, दो बातें कहती हैं कि हम उन इलाके में लोड शेडिंग करते हैं जब कुंडे, और जहाँ पर लोग बिल नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ तो कोई कुंडा मैं नहीं, आपको बताऊँ कोई कुंडा नहीं है, ठीक है, और आपको ही पता है 1 महीना आपने बिल नहीं दिया लाइन कट जाती है। ऐसा ही है हमारे यहाँ रोज 3 दफा लाइट जाती है, आज भी ऐसा ही, एक घंटे का, बस इन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ, पूछने वाला ही नहीं। मतलब मैं कहता हूँ कि एक मतलब आई डोंट नो कि इनका ऐसा क्या हाल है, मतलब या तो कहते हैं कि सब एक ही सब मिले हुए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल आपने ठीक है, लोग ये भी समझते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। I'm good याहिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़े बुरे हालात हैं। और मैं पहले तो अब्दुल बासित भाई को सलाम करना चाहूंगा। जी वॉइस ऑफ कराची कोई चीज है, लेकिन अफसोस ये है कि वॉइस ऑफ कराची कोई नहीं सुन रहा, यकीन करें कोई नहीं सुन रहा। बाखुदा आप तो अब यासिर भाई हमेशा से कराची की आवाज उठाते रहे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कल जो हाल हुआ है ना, लिटरली मैं नॉर्थ अहमद और ज़ाहिर बहलगोन के दरमियान ही रहता हूँ, और इतनी तकलीफ से सूरत हाल की मुझे ये अफसोस हो रहा था कि कराची डूब रहा है, और वो कह रहे थे कि सिचुएशन इमरजेंसी वाली नहीं है। लोग आप देखें लाखों रुपए टैक्स ले रहे हैं गाड़ियों का, जो गाड़ियां तबाह बर्बाद हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? जब आप रोड टैक्स दे रहे हैं, विद होल्डिंग दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ले रही है विद होल्डिंग, आप कैसे कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है? आप कैसे कहते हैं कि पीपी से जिम्मेदार है? पीपी को वो लोगों ने वोट नहीं दिए। जब पहले बारिशें होती तो आरिफ अलवी साहब या कश्तियां लेके लौटना पहुंच जाते थे। आरिफ अलवी साहब, यकीन करेंगे जो जज्बात है ना बाखुदा, मैं आपको बता नहीं सकता लोगों के कि इतने खतरनाक जज्बात है। और बाखुदा यकीन करें, मुझे तो रोना आ गया। मैं तो चलो मेरे घर तो ड्राई पड़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चियां डूब रही थी, जो लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल का आप अपने दिखा कि अल-अमान अल-हफीज, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि ब्लेम गेम। अब आप देखें कि कैसे भी जिम्मेदारी है। सर नजीब हारून हमारे इलाके के MP MLA रहे, लाखों उन्होंने वो हजारों वोट दिए लोगों से, और फिर बात यही है ना कि पीपी को नौगाना भी नहीं बना सकी, कुछ नहीं बना सकी। अच्छा, मैं याहिया एक सवाल, बन चुके थे जबकि आपकी दूध देने वाली मिनिस्ट्री पोर्टल आपके पास थी। आप कहते हैं नाले साफ नहीं है, आप कहते हैं नहीं हुआ, तो आप फिर इलेक्टेड होकर हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनके क्या है? हमारी आवाज तो आपको बनना चाहिए था। अच्छा याहिया, मैं एक सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। ये बताइए, अभी जैसे बासित साहब ने इसके ऊपर जोर दिया कि शायद तमाम चीज़ें सहने की आदत हो चुकी है, इससे पहले भी यही सूरत हाल थी। आपको याद है लास्ट ईयर जब प्रोग्राम कर रहे थे, बारिश आ रही थी, जब यहाँ पर मैं और आप यही बात प्रोग्राम में कर रहे थे, यही सवाल उठा रहे थे, यही मसाइल थे, सब कुछ ऐसा ही था। तो क्या हम लोग तमाम चीज़ें सहने के आदी हो चुके हैं? क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं यही तो आज कर रहा हूँ। जैसे अपनी बातें देखिए, इनके साथ 25,000 अगर आदमी मिले, सिर्फ 25,000, तो खुदा की कसम पूरा हुकूमत दे जाए, लेकिन नहीं हो रहा है ना। आप उलमा हजरात से किरदार देखिए, सॉरी टू से सारे ये भाई आप लोगों को नेकी तलकीन करते हैं। जब आप इतने बड़े मसले पे बैठे हैं, मैं सॉरी टू से सारे इतने उनके सलीमी साथी हैं वजीर आजम के, क्या वो ये नहीं बता सकते क्या सिचुएशन है? आप कोरोना के मास्क लोगों को बता रहे हैं, यहाँ तो लोगों को डूबने के लोगों को यहाँ तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ी है, नहीं उनको तो ऑक्सीजन जो डाइवर सूट की जरूरत पड़ी है। मैं अब्दुल बासित साहब से एक बात कहूंगा कि आप वॉइस ऑफ कराची हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी की मैं किसी की सपोर्ट नहीं करा। मुझे आप बताएं एज ए शहरी, मैं तैयार हूँ आपका साथ देने के लिए। मुझे बताइए हम लोग अब क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है याहिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉलर हमारे याहिया साहब जो है वो बात कर रहे थे। बस इसके ऊपर मैं चाहूँगा रिस्पॉन्ड करें। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं और आपकी कॉल का सिलसिला भी जारी रहेगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, कॉल्स का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जो रेगुलर कॉलर थे हमारे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। याहिया साहब ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारे उन्होंने सवालात का उठाए, निशानदेही की, मसाइल की। बिल्कुल दुरुस्त है जी। बस साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वॉइस ऑफ कराची के प्रेसिडेंट हैं और तमाम मामलात को समझते हैं, कराची की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं से इस बारे में बात करते हैं। बस साहब ये फरमाइए कि जैसा भी याहिया साहब ने बात की बड़ी तफसील से, वो तमाम मामलात के ऊपर बड़े खुलकर बात करते हैं और हम पूरा मौका भी देते हैं कि मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। उन्होंने जिन जिन चीज़ों की निशानदेही की जिसके ऊपर आपसे कुछ देर पहले भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, वे क्या समझते हैं
कि ये टैक्सेस वगैरह की जो बहुतात है जिसकी वजह से आम आदमी मुतासर हो रहा है, उसको ज़्यादा तकलीफ उस वजह से होती है कि जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो, जब उस चाहता है कि उसकी दादरसी के लिए कोई खड़ा हो, तो पीछे से स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि जी हमारे पास या तो इख्तियारात नहीं है या फिर हम जो है इसको नहीं देख सकते, इसकी मामले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती, या ऐसे सारी सूरत हाल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं याया भाई का जो जज्बात है वो मैं कहता हूँ कराची के तकरीबन हर दूसरे शहरी के ऐसा ही है। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि एटलीस्ट एक इंसान, एक शहरी आगे आके आवाज़ तो उठा रहा है, आवाज़ उठा रहा है। हमारे यहाँ लोग आवाज़ नहीं उठाते। इन्होंने कहा वॉइस ऑफ कराची, तो वॉइस ऑफ कराची का मतलब कि हमने जो बुनियाद बनाई थी कराची की आवाज़ है। आज मैं कोई धरना देने जाता हूँ या किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता हूँ, मुझे 10-20 बंदे से ज़्यादा लोग नहीं मिलते। जब हम वहाँ पहुँचते हैं कोई नहीं आएगा। ऐसा ही है। तो मैं तो खुद आपके प्रोग्राम से उससे थ्रू उनको इनवाइट करता हूँ कि आए, आप भी हमारे साथ शामिल हो। कि जिस तरह ये बात कर रहे थे, जिस तरह ये बोल रहे थे, आज अगर हमारे पास ऐसे 100-200 और शहरी आ जाएँ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका चैनल्स हैं, तो एटलीस्ट खौफ तो आएगा। अब के इलेक्ट्रिक की आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप मुझे बता दो आपको क्या हल नज़र आता है? बिल्कुल कोई हल नहीं, जीरो। बिल्कुल। आप मुझे कहोगे बासित यार तू बता के इलेक्ट्रिक का गवर्नमेंट के पास क्या, यार वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। तो फिर आवाम क्या बात करेगी? जब हुकूमत के सामने वो हुकूमती पाँव लेके कहते हैं घुटने टेक लिए, तो मैं और आप क्या डिसीजन सकते हैं? याया की बात बिल्कुल वाज़ेह, लेकिन हमें अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें सड़कों पे भी निकलना पड़ेगा कि निकल सकते हैं। मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक है। मैं हमारे अपने जज्बात और मसाइल के कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं मान सकते, आप हमारी जो मसाइल नहीं सुनोगे, तो रोड पे निकल के मारेंगे लोग इनको। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप बारिश के समझे, मैं और आप सेफ थे, लोगों के कितने नुकसान हुए, घर में पानी है, गाड़ियाँ डूब गई हैं, तो किसी का बाप तो नहीं पैसे देगा। लेकिन बस ये बताइए कि जैसे MNA-MPS की बात हो रही है, अब इसमें ज़्यादातर जो मुंतखब लोग थे, पहले तो ये कहा गया कि जनाब कोई एक सियासी जमात थी जिसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती थी। कराची के लोगों ने बड़ा वाइसली डिसीजन लिया, एक नया ऑप्शन उनके पास आया, उन्होंने खुलकर उसके ऊपर एतमाद किया, सीट्स भी यहाँ से दिलवाई, लेकिन नतीजा से फ़र्क। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि यहाँ के रहने वाले लोग, मैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम मसाइल को समझते हैं, इसलिए आवाज़ भी उठाते हैं, और अगर हमारे पास कहीं ना कहीं इख्तियार होता तो हम शायद कर भी सकते और करते भी, इख्तियार ना होने के बावजूद भी करते हैं, अपने तय जितनी कोशिश होती है काम करते हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा चुभता है लोगों को कि अगर आप चलें ना भी हल करना चाहें, लेकिन रहते तो आप यहीं पर हैं, अगर आप अपने इलाके से मुंतखब होकर वहाँ के मसाइल के लिए ना कुछ कर सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते? ये तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है जो यहाँ से मुंतखब होकर गए। क्यों नहीं ऐसा कोई फ़ैसला आता? बिल्कुल खामोशी क्यों है? देखें, मैं एक जो बात कर रहा हूँ, फिर से मैं कहता हूँ, मैं सियासी मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मैं PTI को एक मैसेज देता हूँ जी कि यार आप एक हमारे लिए मिसाल थे कि आप लोग वो जमात हो जिन्होंने आवाज़ उठा के हुकूमत में आए। बिल्कुल ठीक है। आपने शोर शराबा किया, आपने अपोजिशन में आके लोगों के मतलब समझो कि उनके इतने राज खोल दिए कि आवाम ने आपको एक मैंडेट दिया, ठीक है, 13 या 14 सीटें। आप मुझे बताओ ये 2 दिन में बारिश में इनके कितने लोग इलाके में आए? कोई भी नहीं था। अब जब हम किसी को कहते हैं, जब इनके सपोर्टर्स को हम कहते हैं, तो कहते हैं यार हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। और भाई तेरा इलाका है, तू MNA MP है, तू निकल 100 बंदे लेके हम खड़े होंगे तुम्हारे साथ। मतलब कराची की आवाम की याया जैसे लोग, मैं आपको बताऊं, हमें अक्सर लोग कॉल करते हैं, फेसबुक पे लोग, मतलब लिटरली अब तो मेरा ये कहना है कि मैं मैसेज खोलने से पहले सोचता हूँ कि आप मैसेज खोलो तो रीड का ऑप्शन आ जाता है। लोग अब फोर्स करते हैं। मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं कितना बोल सकता हूँ, और मतलब बोल बोल के भी मैं थक गया हूँ। तो कहने का ये कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप इलेक्टेड हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ असेंबली में जाके शोर करने से क्या नंबर बनाता है? और मैं तो कहूँ कि सॉरी टू से कि मैंने देखा है जो कुछ लोग असेंबली में जाके शोर करते हैं तो इसलिए करते हैं, वहाँ जाके एक आवाम की अंदर वीडियो आती है, उनकी हाईलाइट्स होती हैं सोशल मीडिया लोग। अच्छा, वो अवामी मसाइल पे बात नहीं हो रही, उस प्लेटफॉर्म पे भी यही एक बात है, लोग यही हैरान हैं कि वहाँ पर तो होना ये चाहिए था कि मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती, वहाँ तो ज़ातियात पे बात हो रही है, किसका किरदार क्या रहा माजी में इसके ऊपर बात हो रही है, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो शायद TV के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बस साहब ये सूरत हाल है। कल की बात है क्या करें कि नुसरत साहिबा जी, आई थिंक मुस्लिम लीग फंक्शनल की हैं जी, उनका और स्पीकर का कल जो एक कोऑर्डिनेशन हो, वर्बल एक्सचेंज जो हुआ, मैं तो हंस रहा था। मैंने कहा अच्छा है, यहाँ तो कोई लग नहीं रहा था कि ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब वो कह रही है मुझे बोलने दें, वो बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। स्पीकर साहिबा, मतलब स्पीकर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। यही चीज़ आप नेशनल असेंबली में देख, वहाँ पर भी यही चल रहा है। ऐसे आजकल हमारे कराची के हीरो बने हुए हैं जो कादर पटेल साहब जी, मतलब यही है ना कि आपने वहाँ जाके
सॉरी टू से, अगर मैं आपकी टांग खींचूंगा, बदतमीजी करूंगा तो लोग उसको लाइक भी करते हैं। तो वो सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक है कि भाई वीडियोस चल रही हैं, उसका फ़ायदा क्या और है? बिल्कुल यही सारी मतलब बात है। मैंने ये देखा है, मैं आज अगर 2 अल्फाज अच्छे कहूँगा तो शायद मेरे इतना आवाम मुझे इतना वो नहीं, जब मैं 2 गालियाँ दूंगा तो आप देखें कि आवाम उसको ज़्यादा वो। अच्छा, पहले ये होता था कि जो शख्स अपने इलाके के मसाइल के हवाले से बात करता था, उसके ऊपर कानून साजी की बात करता था, उसको अप्रिसिएशन मिलती थी। यहाँ हो ये रहा है कि जो किरदार कशी का हिस्सा बनता है, पार्ट लेता है सोशल मीडिया पे, उसको सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है। और हम शायद इसी में मुतमईन हो जाते हैं, कुछ सियासी जमातों के जो विंग्स हैं, बिल्कुल इंटरनेट साइबर विंग्स हैं, और भी मैं कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके लिए, लेकिन वो बड़ा गैर मुनासिब होगा, वो बड़ा नागवार गुजरेगा। लेकिन जो विंग्स हैं वो काम ये करते हैं कि ऐसी चीज़ों को उठा कर उसको हाईलाइट करते हैं और फिर उसको आगे भेजना शुरू कर देते हैं। तो अब उनको ये कौन समझाए कि इनसे मसाइल का हल नहीं निकलना, और ये तमाम चीज़ें जो आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बात करते हैं वो ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, और ये याद रखी जाएंगी जब आप दोबारा से ऑपोजिशन में कभी अगर आपको मौका मिला तो ये चीज़ें दोबारा से हाईलाइट की जाएंगी। शायद इसको नहीं समझ रहा। सबसे पहले तो ये आवाम जो है ना, उससे ये सोच लेना चाहिए कि सियासत उनका मसला है, हमें इसमें इंटरफेयर ही नहीं करना। पीटीआई क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है, एमकेएम ने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। आप ये सोच लो कि यार अब पानी सर से निकल चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सिर्फ मसाइल पे बात करनी है। भूल जाओ पार्टीज को, हम सब मिलके इस तरफ आएंगे और हम कहेंगे कि हम सब अभी याया कि आप सिर्फ उसका टोन सुनो, उसका जज्बा सुनो, बिल्कुल सही, मतलब उसके अंदर का गुस्सा निकल रहा है ना। ऐसे अगर हम 100 आदमी खड़े हो जाएं आज, हम 100 आदमी सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया पर्सन है, हमें सपोर्ट करोगे, हमारी आवाज़ बुलंद करोगे, तो इसका हल निकल सकता है। लेकिन ये फेसबुक के ऊपर देखो या व्हाट्सएप पे आप जो वीडियोस आजकल बन रही हैं, जो मज़ाया एक बन रही हैं, फोटोज़ बन रहे हैं, हम इसी में रह गए। मतलब ये ऐसा ही है। जहालत आप दुनिया के अब किस मुल्क में आप देख लो, मतलब आप फेसबुक पर दुनिया देख सकते हैं ना, किसी मुल्क में नहीं होता होगा जब तक पाकिस्तान में हो रहा है। यार पीपल्स पार्टी का मैं नहीं हूँ, लेकिन ये भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, ये एमकेएम को आप गालियाँ देते हो, यार छोड़ो। बिल्कुल सही है, मैं कहता हूँ मूव फॉरवर्ड, गेट टू मूव टू लाइक सोल्यूशन। ये हम लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है। ये जो इनके मीडिया के लोग हैं ना, उन्होंने ये चीज़ें देख के आवाम को पागल कर दिया। हम इनके पीछे भाग रहे हैं और मसले हमारे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें भी इसके हल के लिए आना चाहिए। और एक और बात कि हुक्मरान चाहे जितने भी गलत हों, आवाम की भी एक जिम्मेदारी है, बार बार इसको हैसियत आवाम हमने भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। मतलब सबसे आसान बात है कि कचरा, जी हमें आज तक तमीज़ नहीं है, बड़ी तल्ख बात, हमें आज तक तमीज़ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं लंदन में था और मैं स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है। तो जब आप मतलब मैं तो काफ़ी टाइम बाद किया, तो मैंने देखा कि वहाँ स्मोकिंग पे बहुत आजकल एक इन्होंने अच्छे रूल्स बनाए हुए, एक बाकायदा कानून बनाए हुए। तो सिगरेट जब आप पीते हैं तो यू हैव टू, आई मीन जो उसका फिल्टर होता है वो आपको वहीं पर बिन में डालना होता है। मतलब लोग घूम रहे हैं जो आपको फाइन करते हैं। तो मैं हैरान था, मैं कहा यार जब सिगरेट बंदा पी लेता है, इतना सा फिल्टर होता है, उनको इतनी भी फिक्र है। तो मेरे जैसा बंदा 10 बार सोचता था फेंकने से पहले, और यहाँ हम बैठ के हम इतना बड़ा जूस का डब्बा पीते हैं, हम रोड पे शीशा खोल के फेंक देते हैं। तो ये तमीज़ हमें भी नहीं है। जहाँ हम इनको गालियाँ देते हैं, हमारी आवाम में भी नहीं। बिल्कुल आपने ठीक है, इस बारे में बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि एक दफ़ा इस बारे में बड़ी तफसील से मेयर कराची साहब से, ये अपना इफ्तिखार शलवानी साहब से जो है बात हुई, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं करते कि कचरा किस तरह हमें अपने घर से निकाल कर कूड़ेदान तक डालना है और वहाँ से किस तरह डिस्पैच होगा। शायद इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कचरे के ढेर लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इन तमाम चीज़ों से अवेयर नहीं है, इस वजह से ये मसाइल में इजाफा हुआ। लेकिन बहरहाल जी कोशिश तो करनी है, और अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। अगर हाथ पे हाथ धरे रखे बैठते रहेंगे और देखते रहेंगे कि सूरत हाल कैसे काबू में आएगी, तो ये खुद ब खुद काबू में नहीं आएगी। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको आगे बढ़कर खुद से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है और मसाइल के लिए आवाज़ भी उठानी है। और खुदारा जैसे अभी बासित ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन चल रही हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लग रहे हैं, माजी की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, इसका नतीजा कोई भी निकलने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी तरफ देख लें। बस अब दूसरी तरफ एक मसला और भी कोरोना वायरस के हवाले से कि वो मामला भी अभी तक पूरी तरह से थमा नहीं है। कल खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, निशानदेही की है कि 3 महीने के अंदर जो केसेस में बड़ी तेज़ी से कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद ख़तरा अपनी जगह मौजूद है।
न सिर्फ कोरोना का मसला बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे मसाइल थे, और अब बारिश के बाद होता ये कि वबाई अमराज जो हैं उनके फूटने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पर शहर के अंदर गंदगी और कचरा एक बहुत बड़ा मसला हो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इससे भी बड़ा जानी नुकसान होता है। अब क्या हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, और ख़ास तौर पे जो हर साल हमारे यहाँ होता आया है कि ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद जब हम कुर्बानी की आलाइशें जिस तरह हम सड़कों के ऊपर जमा करते हैं उसकी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या हमारी ज़िम्मेदारी है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं कोरोना पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं खान साहब को एक मैसेज दूंगा। ज़रूर दीजिए। देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले रिमार्क्स इनकी तरफ से आ गए थे कि कुछ भी नहीं है, तसल्ली करो जी, फ्लू है। फिर असद उमर साहब ने 1-1.5 महीने बाद अनाउंस कर दिया कि अगस्त के महीने में उन्होंने कहा था 10 लाख कोरोना के पेशेंट होंगे। भाई मेरे, अगर आप किसी को कहते हो 10 लाख पेशेंट, तो ऐसे कितने बड़ी उम्र के लोग हैं जो सुन के बीमार हो जाते हैं। हम जैसे जवान लोग डिप्रेशन में आ गए थे, तो वो भी एक गलत कदम था, गलत टाइम पर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। कल खान साहब ने एक बहुत जल्दी एक खुशखबरी सुना दी। मैं आपको बहुत यकीन ना करें कि इस तरह की न्यूज़ सुनने से आवाम और जज्बा बढ़ जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं। ये वक्त नहीं है। आप यकीन करें, आप दुनिया की मिसाल ले लें, ऐसे कितने मुल्क हैं जहाँ ज़ीरो हो गया था। चाइना की मिसाल है ना, चाइना में सेलिब्रेशन हो गई थी। तो ये हमारी आवाम बहुत ढीठ है, इन्होंने अब तक कोरोना को मजाक लिया हुआ है। तो मैं आपके प्रोग्राम से खान साहब को मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ और अल्लाह उनको और तरक्की दे, लेकिन प्लीज़ आप लोग अनाउंसमेंट और खुशखबरी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया करें, क्योंकि हमारी आवाम इस लायक नहीं है और इसमें थोड़ा टाइम ले लिया करें ताकि कम से कम जो है कौम के मिजाज को भी समझने की ज़रूरत है। जी, ये बात बिल्कुल मतलब आप लोग हुकूमत में आ गए, अब हमें कोई पॉइंट्स फोर्डिंग की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खुशखबरी और जो डराने वाली जो आपकी जो एक अभी चल रही है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि ऐसी सूरत हाल यकीनन नहीं होगी। आदादो शुमार के अंदर कमी आई है जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ख़तरा पूरी तरह से टल गया। ख़तरा अभी भी मौजूद है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये ख़ुद ब खुद से ख़त्म होने वाला मामला भी नहीं है। बेहतर ये होता कि इस बारे में भी बात हो जाती कि ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं होगा। इसके बारे में ज़रूर खान साहब ने तस्करा किया कि क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। तो इस वक्त एहतियात पहले से भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। साथ साथ ईद के हवाले से जैसे छोटी ईद के ऊपर हुआ है, वो भी हमने देखा जिस तरह लोगों ने बाज़ारों का रुख किया, उससे भी बड़े नुकसानात हुए। अब ये बताइए बासित साहब कि एक ये खींचातानी का जो सिलसिला रहा वो तो हो गया, चलें उस फेज़ को तो हम देख कर आ गए। अब मसला क्रेडिट का शुरू हो जाएगा जी। जैसे अभी हमने देखा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है जी, क्रेडिट लेने की बारी अब शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा मसला रहा है इस सारे टाइम में, इस सारे अरसे में, कि जितने भी फैसले होते रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह में होती थी, फिर एक दोपहर में होती थी, फिर एक शाम में होती थी, फिर एक रात को होती थी और एक 12 बजे होती थी, जिसमें हर शख्स ये कहता था कि शायद मेरी वजह से मामला कंट्रोल है, वरना कब का मामला निकल जाता। ये क्या सिलसिला? देखिए, अगर खुसूसन पाकिस्तान की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ना इतनी सहूलत थी कि हम इसको सामना कर सकें, और जो इतना हमने किया ये भी मेरे ख्याल से अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की। तो क्रेडिट की बात तो अब ना करें, बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई इस लायक नहीं, ठीक है ना, उनके पास इतनी एक होता ना काबिलियत है, अहलियत भी नहीं थी। तो मेरे पास काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन से कोई आगा था ही नहीं। रही बात कि वो तो दुनिया ने हाईलाइट किया है, आवाम ने भी देखा है कि इस कोरोना के अंदर मुराद अली शाह साहब जो हमारे वज़ीर आला है, नो मैटर जो पास्ट हो जो प्रेजेंट हो, ठीक है, इन्होंने इस पे सीरियसली काम किया था और जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे वो दुनिया ने अप्रिशिएट किए। तो क्रेडिट की बात आए, अगर मैं कहूँगा कि यार कोरोना को किसने सीरियस पाकिस्तान में एक बनाया, मैं तो कहता हूँ इसी इंसान ने जो है कोरोना को हाईलाइट किया और इसी इंसान को मतलब देख के हमारे दूसरे सूबों ने फॉलो किया। अब ये भी सोचने के देखें, लॉकडाउन स्टार्ट करने वाला ये था, बिल्कुल ऐसे ही था। यही मतलब हमारे यही हमारे वज़ीर आला साहब थे जिन्होंने कोरोना के अंदर, तो इसमें तो मैं कहूँगा कि नो डाउट, चाहे पीपल्स पार्टी की आप कितनी भी बात करें, मतलब ये कोई ऐसी बात है इसमें आप ढकी चुकी नहीं है। तो क्रेडिट की बात तो मैं नहीं देता किसी को भी, लेकिन बहरहाल के इसमें मामले को संजीदगी से लिया, टेकअप किया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वरना यहाँ तो संजीदगी का मुजाहरा किसी भी शोबे में किसी भी मामले पे नहीं किया जाता, खासतौर पे बारिश के हवाले से अभी जैसे स्टेटमेंट चल रही है। मैं एक और शाह साहब की ज़रा बात कर लें। उन्होंने कहा कि मामला भी जो इमरजेंसी का जो है वो नहीं हुआ है, या हालात इतने ख़राब नहीं है जितना मीडिया दिखा रहा है। वैसे शाह साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए शख्स हैं,
हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान दिया है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इससे तो बड़े लोगों को तकलीफ हुई कि जनाब आप जब वज़ीर बल्दियात हैं, इतनी इंपॉर्टेंट आपके पास मिनिस्ट्री है, और अगर आपको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि फिर या तो आप डिलिबरेटली ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? जो मैं समझता हूँ शायद लोग इस पर इत्तेफाक ना करें कि आज से पहले जितने भी वज़ीर बल्दियात हैं, आपने देखा होगा इस बार सीएम नहीं आए रोड पे, हमेशा आते हैं जैकेट पहन के, जूते पहन के, तो इस बार वो नहीं है। लेकिन अगर हम बिलखुसूस अगर नासिर शाह साहब की बात करें तो पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड उठा लें, जब भी बारिश हुई है पानी 2 या 3 दिन तक रोडों पे ठहरा है, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया हो या मेन रोड हो। ये वो इंसान है जिन्होंने वक्तन अपने अकाउंट्स पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे अपडेट किया कि मैं फ़ला जगह पे लाइव वीडियो लगाई और पानी 1.5-2 घंटे में निकल चुका है। कल की बारिश में नाला ओवर ब्लॉक हुआ था, पानी भरा है, फिर भी वहाँ आर्मी रेंजर्स में मानता हूँ, लेकिन यार पूरा शहर है, अगर आप किसी को कोई मैं अगर आपको कहूँगा कि आपने क्या अच्छा काम किया नहीं किया, तो मैं ओवरऑल की बात करूँगा ना। ठीक है, 2 घंटे में शहर कल साफ था, ठीक है, परसों भी साफ था। तो ये वो चीज़ें जो पहले नहीं होती थी, एटलीस्ट इनकी टीमें रोड पे आई। तो ये एक मिनिस्टर है, एक लीडर है, वो एक तरह से उसने काम किया। तो अगर कल रात को उनका बयान था तो मैंने समझता है आवाम को उसमें नाराज़ होने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सोचें और जो मैं आपको कह रहा हूँ उस तरीके से देखें, तो मैं तो उनको मतलब 100 out of 100 मार्क्स दूंगा, देते हैं आप एटलीस्ट कि उन्होंने एक चीज़ की रवायत तो डाली ना। बिल्कुल ठीक है, अपनी प्रेजेंस शो, घर में बैठ के ये तो नहीं बोला ना कि यार नाले बंद है मैं बैठ जाऊँ, छोड़ दो यार। फोटोग्राफी की मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिखाने के लिए आवाम को, अगर वो भी नहीं करेंगे तो आवाम बोलेंगे तो घर में बैठा चलेगा कि काम। अब रात को 3 बजे शायद वसीम अकरम साहब के साथ कोई ट्विटर पर इनका चला था, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ, मेरे कान खुले हैं, अगर आपको मसाइल है मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, मेरी टीम रोड पे। तो आज तक कब हुआ ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी ऐसे मौसम। अली ज़ैदी साहब क्यों नाराज़ हैं ये बताइए, कि वो तो कह रहे हैं मैं इसके ऊपर जो है वो अब आवाज़ उठाऊंगा और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्यों ना लाएं? देखिए खुद काम करने मैं देखिए अगर आप किसी और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के बारे में बात करते तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं। बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं अली ज़ैदी। देखिए मैं सियासी कमेंट पे नहीं जाना चाहता। देखिए मैं कारोबारी एक सोशल वर्कर हूँ, ठीक है। आपने नासिर शाह साहब की बात की, उनके साथ मैंने काम किया और एक चीज़ उनकी नज़र आ रही है, तो मैंने उस पर मेरा फ़र्ज़ है एक शहरी होने के नाते मुझे जो अच्छा काम करे उसको सराहा जाए। मेरे साहब की मैंने कहा कि देखो 10 काम अच्छे भी किए, लेकिन अली ज़ैदी क्यों ना लाएं? देखिए मैं इनको पर्सनली इतना जानता नहीं, लेकिन जब से वो हुकूमत में आए उन्होंने प्रैक्टिकली बड़े एग्रेसिव हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक GIT पे बातें चल रही थी, मैंने उसमें भी देखा, मैं बड़ा मतलब मुझे उनके बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, वो चीज़ें निकाल के लेके आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैंने ये कल सुना था कि नाला साफ करने का भी इन्होंने कहा था कि मैं करके दूंगा, लेकिन वो कहाँ चले गए ये नहीं पता। कोशिश तो उन्होंने की अपने तरफ से जितना वो कर सकते थे, कामयाबी अब तो सारे के 100% तो नहीं मिल सकती। मुझे कराची बहुत बड़ा शहर है, आप अली ज़ैदी साहब को छोड़ दें, मैं कराची का शहरी, मैं इमरान खान के साथ बैठता हूँ, मैं इतनी बड़ी मिनिस्ट्री लेके बैठा हूँ, तो क्या मेरे पास इतनी मशीनरी नहीं होगी कि मैं सबको भूल जाऊँ? मैं अगर रोड पे आके आना चाहूँ तो कितनी देर में आऊँगा? तो इसका मतलब है कि अगर इमरान खान की सपोर्ट हो, अगर विल हो, तो ज़रूरत ही नहीं है। KPT है इनके पास, मशीनरी नहीं है KPT के पास। बिल्कुल है इनके पास, मतलब एक मिनिस्टर और ऐसा मिनिस्टर जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी उन लोगों के खिलाफ जिनकी मैं और आप बात करने में हम डरते हैं। नहीं, मशीनें तो आ जाती हैं, बोले मेयर साहब भी पकड़ लेते, पिंडी वाले बाबा से लेकर आ जाते थे इधर कराची से थोड़ा सा। ये कहना है कि इफ़ यू हैव अ विल यू हैव अ वे। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यही नासिर शाह की मैंने मिसाल दी कि साईं जो है, इन्होंने घर बैठ के ये नहीं कहा कि नाले बंद हो गए, इन्होंने काम करके दिखाया। मैं बड़ा खुश हूँ, वहाँ पे मौजूद थे। मैं चाहे देखो मुझे लोग फिर मतलब अक्सर मुझे पीछे से लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, ठीक है भाई। आप मुझे किसी और की बात पूछेंगे, मैं शायद इतनी बात नहीं करता, ठीक है। मैं पर्सनली कल साथ की हूँ, ठीक है। मैंने खुद रोड देखी, जाकर देखा आपने? मैंने खुद कि वो काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे और नज़र आ रहा था। क्योंकि हम देखो हमारी एक टीम है, हमने कुछ इलाकों में अपनी एक वॉलंटियर्स रखे, हम विजिट करते हैं, हमारे पास जनरेटर्स थे, कल हमने सारा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन बासित क्या कभी ये हो सकेगा कि जैसे हम दीगर ममालिक में देखते हैं कि 24 घंटे बारिश होती है, सारा दिन बारिश होती है, जो ममालिक को भी कराची को तो छोड़ दो, ये ख्वाब है। मतलब यहीं आप यहीं पे देखिए इस्लामाबाद के मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने भी देखा होगा
वहाँ कोई पानी ऐसे नहीं जमता, नहीं होता यार। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि अभी आप अंदर जाओ तो धूप होती है, बाहर निकलो तो बारिश, बारिश बिल्कुल ऐसा ही है। शायद मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं हूँ। अपने ऑफिस से निकल के कभी शक होता है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जिस तरह ब्यूटी है, क्या ग्रीनरी है, कैसे मुमकिन हो गया? वो भी तो कोई लोग हैं जो चला रहे हैं। कैसे? मैं तो समझता हूँ कि कभी मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि मैं बचपन से कभी मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं था, मैं अब जाना मतलब काम के सिलसिले में बहुत जाता हूँ, मतलब हर 2-3 महीने में। और मैं तो कहता हूँ यार ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और जो वहाँ की वो भी यही, वहाँ भी वही बरसाती नाले होंगे जो यहाँ होंगे, वही इस मुल्क का हिस्सा है, वहाँ भी यही सफाइयाँ होती होंगी दुनिया में होती। एक ज़माने में लाहौर में भी ये हाल हुआ करता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब उसके बाद आके जो काम किया, ज़ाहिर है हम किसी को वो नहीं करते, लेकिन जिसने अच्छा काम किया उसको सराहे जाने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रैक्टिकली ये आप छोड़ दें, ये ख्वाब वाली बात है कि यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता, सॉरी। मैं मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी जानता हूँ जो मैंने इस पर फाइंड आउट किया है कि ये नालों का मेन इशू क्या है। तो आज मैं आपके प्रोग्राम में बताता हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ नाले ब्लॉक हुए हैं, जहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी खाली होंगी। नालों में से यहाँ जो कुछ निकल रहा है ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि इसमें से तो ये तो पुरानी बात है ना, पानी की लाइनों में भी पहले लोग बोरियां फंसाते थे। तो मैंने सुना है कि कल भी बहुत कुछ हुआ है ऐसा। तो ये तो मतलब ऐसी है कि मैं और आप बात करेंगे, आवाम जो सुन रही है हर बंदा भरोसा नहीं करेगा। ऐसा ही ये एक पुरानी गंदी सियासत है, बिल्कुल इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है बासित, थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुल बासित मुंडिया साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ कराची के। कराची के मसाइल को समझते भी हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, अपनी तौर पर कोशिश करते हैं। कराची के रहने वाले लोग हैं, मसाइल को ज़्यादा समझते हैं और पूरे पाकिस्तान से मसाइल के हवाले से बात होती है। अब ये मजबूरी ऐसी है कि इस वक्त तो ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में जो इस वक्त मामला रहे उसके ऊपर तो गुफ्तगू की हमने, लेकिन शहर कराची का मसला सबसे मुख्तलिफ है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आबादी क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई ममालिक से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो उसके बाद नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये नुकसानात का सिलसिला जारी है और बारिश का सिलसिला जो है वो ये बार बार जुमला जो है वो ज़बान पर आ जाता है कि पानी आता है और बारिश होती है। तो बहरहाल चलें, ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बारिश होती है तो यकीनन पानी ही आएगा, ज़ाहिर है कुछ और तो नहीं आ सकता। लेकिन अब मसला कैसे हल किया जाए इसके हवाले से हमने बात की। यकीनन कोई ना कोई कोशिश कर भी रहा है, लेकिन जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई, अब्दुल बासित साहब ने ही फरमाया जनाब अगर एक शख्स इसके ऊपर या कोई एक अथॉरिटी या एक जमात हो जो तमाम मामला को देखे तो शायद मसला जो है वो हल हो सकता है या इस मसले का हल निकल सकता है। बहरहाल जी, उम्मीद के साथ जो है वो प्रोग्राम पे आपसे इजाज़त लेंगे कि मसाइल का हल भी हो, लोग संजीदगी का मुजाहरा भी करें और अहलियत भी अपनी थोड़ी सी शो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस पोजीशन पर जिस जगह पर बैठे हुए हैं, गो कि वो आप चंद दिनों की मेहमान हैं, डिलीवर करने की भी कोशिश करें। इसी बात के साथ जी आपसे इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।